हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप इस चैनल पे वीडियोस क्यों देखें वोकैबुलरी का, मैं पहले वो रीज़न बताना चाहती हूँ। रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर कंप्लीट पैकेज मिलेगा वोकैबुलरी का। कंप्लीट पैकेज क्या होता है? वर्ड मीनिंग, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये जब सब शामिल होता है तब वोकैबुलरी बनता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तब जाकर एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का बेस तैयार होता है। यही रीज़न है कि मैं अपने चैनल पे एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज वीडियोस लाती हूँ। तो मेरा फोकस सिर्फ वर्ड मीनिंग तक सीमित नहीं होता है। आपको मेरे वीडियोस में सिर्फ मीनिंग नहीं मिलेगी, बल्कि कैसे उसे यूज करते हैं, यूजेस क्या हैं, उसकी वर्ड फैमिली क्या है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वो धीरे धीरे जब आप समझ आएगी तो कैसे यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बातें होती रहेंगी। पहले हम अपना वर्ड देखते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का हेजी। हेजी एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, जिसका अर्थ होता है धुंधला या अस्पष्ट या साफ न दिखने वाला। आपने सुना होगा ना हेज, हेज HAZD, तो ये भी इसी वर्ड फैमिली का है। ठीक है, हेज का भी अर्थ होता है धुंध, धुंध। ठीक है, फॉग जिसको आप बोलते हो हेज है। तो हेजी धुंधला, अस्पष्ट, साफ न दिखने वाला, अनक्लियर या नॉट क्लियरली सीन और नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यूज कर सकते हो। ये थोड़ा हेजी है। ठीक है, धुंध हो जो चीजें, तब चीजें साफ नहीं दिखती, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं। माई मेमोरी ऑफ दैट डे इज स्टिल हेजी। माई मेमोरी ऑफ दैट डे इज स्टिल हेजी, मतलब उस दिन की जो मेरी याद है अभी स्टिल, अभी भी धुंधली है। फाइन, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ बीट। ऑफ बीट वर्ड जो है वो भी एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण। ऑफ मतलब थोड़ा डिफरेंट, अलग। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करो कि जब कोई चीज अलग हो, अनोखा हो, सामान्य से हट कर हो, चाहे वो एडजेक्टिव है तो चाहे ये किसी व्यक्ति की भी बात हो सकती है, किसी थॉट की भी बात हो सकती है, किसी आर्ट की भी बात हो सकती है, किसी के मेथड, तरीका, प्रोसेस, किसी भी चीज की बात हो सकती है। जो ऑफ बीट है मतलब कि जो नॉर्मल होता है ना उससे थोड़ा डिफरेंट, तो उसे हम ऑफ बीट कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अनयूजुअल या अनकन्वेंशनल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी लाइक्स ऑफ बीट आइडियाज फॉर हर PPT। वो जो है वो अपने प्रेजेंटेशन जब वो बनाती है तो हमेशा कोशिश करती है कि थोड़ा नॉर्मल से हटकर आइडियाज दे, ताकि उसका PPT डिफरेंट लगे, थोड़ा सा अलग लगे, अनोखा लगे। ठीक है, तो ऑफ बीट हो गया। अगर हम याद करने का तरीका ढूंढे तो जैसे ऑफ मतलब ऑफ प्लस बीट, मतलब सामान्य लय से बाहर, यानी अलग और अनोखा, थोड़ा डिफरेंट। नेक्स्ट इज हैंग ऑफ समथिंग। हैंग ऑफ समथिंग इज एन इडियम और कहीं कहीं पे फ्रेज भी ऐसे लिखा हुआ है, हैंग ऑफ समथिंग। हैंग ऑफ समथिंग का अर्थ होता है किसी काम की समझ, किसी काम के करने के तरीके की समझ होना। ठीक है, तो किसी काम की समझ, तरीका समझ जाना। आप जब किसी काम को करना सीख जाते हैं या उसका सही तरीका समझ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गेट द हैंग ऑफ समथिंग। मतलब इंग्लिश में कहें तो टू लर्न हाउ टू डू समथिंग या अंडरस्टैंड द मेथड, तो हम बोलेंगे हैंग ऑफ समथिंग थ्रू फ्रेज और थ्रू एन इडियम। एग्जाम्पल देखते हैं। इट टुक मी अ वीक टू गेट द हैंग ऑफ ड्राइविंग। मुझे ड्राइविंग सीखने में 1 सप्ताह लग गया, मतलब ड्राइविंग कैसे होती है इसकी समझ, तरीका समझने में मुझे 1 वीक लग गया। ठीक है, हैंग का क्या अर्थ होता है? हैंग का अर्थ होता है लटकना या पकड़, समझे, पकड़। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ठीक है, तो जब किसी चीज की, किसी समझ की पकड़ हो जाए, जब आप कोई चीज सीखते हो और उस चीज की समझ हो जाए, पकड़ हो जाए, तो वहां पर हम हैंग ऑफ समथिंग इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगला है कॉन्कॉर्डेंट। कॉन्कॉर्डेंट CONCORDANT। कॉन्कॉर्डेंट एक एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है सहमत या मेल खाने वाला या अनुरूप। ठीक, तो जब आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप किसी बात को या दो से अधिक लोगों को या उनके थॉट्स को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनके विचार का जब एक दूसरे से मेल होता है या एक दूसरे से सहमत होते हैं तो वहां पर हम उन्हें कॉन्कॉर्डेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि देयर व्यूज वेयर कॉन्कॉर्डेंट ऑन द इश्यू ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या हुआ कि जो एजुकेशन का मुद्दा है उन पर जो उन दोनों के विचार हैं एक दूसरे से मेल खाते हैं, मतलब उनकी जो थॉट है या उनकी जो थिंकिंग है एजुकेशन के इशू पे वो सेम है, सिमिलर है, तो इस तरह से मेल खाना आप बोल सकते हो। ठीक है,
कॉनकॉर्ड जो है, कॉनकॉर्ड उसका अर्थ क्या होता है, सहमति या मेल, और इसी से बना है कॉनकॉर्डेंट। तो जब कॉनकॉर्ड यूज करते हैं तो वो नाउन होता है जिसका अर्थ होता है सहमति, मेल, और वही जब कॉनकॉर्डेंट बन जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है मेल खाने वाला या सहमत। ठीक है, नेक्स्ट इज समबर, समबर, SOMBER, सॉम्बर नहीं समबर। समबर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो एडजेक्टिव होगा और उसका अर्थ होता है समबर, मतलब उदास या सीरियस, गंभीर, या मायूस, सैड। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में बोले तो ग्लूमी बोल सकते हैं, सीरियस बोल सकते हैं, सैड बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, द रूम बिकेम समबर आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। द रूम बिकम समबर आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। बुरी खबर, बैड न्यूज सुनने के बाद जो रूम था वो उदास हो गया। मतलब रूम क्या खुद उदास थोड़ी होगा, वहां के जो लोग थे वो उदास हो गए और सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। फाइन, तो समबर का अर्थ समझ में आया। यहीं पे अगर समबरली रहता तो उसका अर्थ हो जाता उदासी से। नेक्स्ट इज कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव भी एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है विचारशील या गहराई से सोचने वाला। तो जो व्यक्ति शांत होकर किसी बात पर बहुत ध्यान से या ध्यानपूर्वक गहराई से सोचता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टेम्पलेटिव है। ये कॉन्टेम्पलेटिव है। ठीक है, डीपली थॉटफुल या रिफ्लेक्टिव इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, देखिए कॉन्टेम्पलेट का क्या अर्थ होता है। कॉन्टेम्पलेट जब हम यूज करते हैं ये वर्ब होता है और कॉन्टेम्पलेट का अर्थ होता है विचार करना। यहीं पे इसी से कॉन्टेम्पलेटिव हो गया, तो कॉन्टेम्पलेटिव एडजेक्टिव बन गया तो उसका अर्थ क्या हुआ, गहराई से सोचने वाला। ठीक है, विचारशील, जिसपे विचार किया जाता है, विचारशील, विचार करने वाला। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखते हैं। She sat in a contemplative mood near the window. वह खिड़की के पास गहरे विचार में बैठी थी, गहरी सोच में बैठी थी। Next one is, it is an idiom, egged you on. Egged you on. Egged you on का अर्थ होता है उकसाया या बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई भी पर्सन आपको किसी काम के लिए बार बार प्रेरित करता है। अच्छा, यहाँ पर उकसाना इस थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड में भी काउंट हो जाता है, उकसाना नहीं, यहाँ पे प्रेरित करना ज्यादा सुटेबल होगा। तो जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, खासकर, और कभी कभी देखिए डिपेंड करता है कि यहाँ पर जनरली हम किस तरह से सेंटेंस यूज कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ पर इनकरेज करना जो होता है ना, उसको यहाँ पे एग्ड यू ऑन बोला जाता है। ठीक है, उकसाना, बढ़ावा देना। और कभी कभी जब वो चीज थोड़ा जोखिम भरा या थोड़ा गलत काम करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे। तो जब कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए बार बार प्रेरित भी करता है या कभी कभी उकसाना, मतलब खासकर जोखिम भरा काम करने के लिए बढ़ावा देना, तो उसे हम एग्ड यू ऑन कहते हैं थ्रू एन इडियम, मतलब इनकरेज्ड और पुश्ड समवन टू डू समथिंग। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स एग्ड मी ऑन टू पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन। यहाँ पर क्या हुआ, इनकरेज वाला बात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से ही समझेंगे कि मेरे दोस्तों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए क्या हो गया, बढ़ावा दिया, उकसाया नहीं, बढ़ावा दिया। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला, सही शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मतलब आप नॉर्मल शब्दों से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जिनकी वोकैबुलरी इंप्रेसिव होती है ना, वो सही शब्दों का चयन करते हैं। हमारा अगला इडियम है ये, नॉट वर्ड और शब्द, इट्स एन इडियम, बुल इन अ चाइना शॉप। बुल इन अ चाइना शॉप का अर्थ होता है अनाड़ी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति। समझो ना, एक इस तरह से याद कर सकते हो इस चीज को कि जैसे कोई एक चाइना शॉप है। चाइना शॉप है मतलब कि मान लो कि चीनी मिट्टी का बर्तन वाला शॉप है और वहां पर एक बुल घुस गया तो वो क्या करेगा, तबाही मचाएगा। तो उसी सेंस से आप याद कर सकते हो कि अनाड़ी व्यक्ति, लापरवाह व्यक्ति, अ क्लमजी एंड केयरलेस पर्सन, जो व्यक्ति बहुत असावधानी से काम करता है, चीजों को बिगाड़ देता है, तोड़फोड़ करता है, तो उसे हम उस तरह से उस चीज को हम क्या बोलते हैं, बुल इन अ चाइना शॉप। जैसे कांच की दुकान में बैल घुस जाए तो सब कुछ क्या करेगा, तोड़फोड़ देगा, यानी बहुत ही अनाड़ी व्यक्ति। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैंडल द डेलिकेट ग्लास आइटम्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। उसने नाजुक कांच की चीजों को एक अनाड़ी व्यक्ति की तरह संभाला। ठीक है, नेक्स्ट इज
अगर आपको मेरा ज़्यादा समझाना प्रॉब्लमेटिक लगता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा कम भी समझा सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मैं कम शब्दों में भी यूज़ कर सकती हूँ, अगर लेंदी लगता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इज बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए मैं ज़्यादा शब्दों में समझाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। बाय हुक और बाय क्रुक का अर्थ होता है, ये भी एक इडियम है, कहते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, चाहे बाय हुक हो या बाय क्रुक हो, मतलब कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, हर हाल में। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को सही या गलत किसी भी तरीके से पूरा करने की ठान लेता है ना, तो तब यह फ्रेज या इडियम प्रयोग होता है कि बाय हुक और बाय क्रुक। बाय एनी मीन्स मतलब किसी भी तरह, सम हाउ एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में, किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड टू पास द एग्जाम बाय हुक और बाय क्रुक, उसने किसी भी तरह परीक्षा पास करने का डिसीजन लिया है, निश्चय किया है। नेक्स्ट इज कैवेलियर, CAVALIER, कैवेलियर एडजेक्टिव है, कभी कभी नाउन की तरह भी ये वर्ड यूज होता है। कैवेलियर का अर्थ होता है लापरवाह या बेपरवाह, और कहीं कहीं पे सभ्य पुरुष, ठीक है। सभ्य पुरुष मतलब कौन सा पुरुष, जो सभ्य हो, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति किसी गंभीर बात को हल्के में ले जाता है या बिना चिंता के ऐसा बिहेव करता है कि ओके फाइन, ठीक है, लापरवाह तरीके से, बेपरवाह, तो वहां पर हम कैवेलियर बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पर डिपेंड करता है, कभी कभी कोई किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में सभ्य पुरुष को भी ये वर्ड मीनिंग देता है, मतलब ये वर्ड जो यूज हुआ तो कभी कभी सभ्य पुरुष भी इसका मीनिंग निकलेगा। पहले इंग्लिश में क्या मीनिंग है वो देखते हैं। शोइंग केयरलेस एंड डिसरिगार्ड, मतलब क्या हुआ, शोइंग केयरलेस एंड डिसरिगार्ड मतलब कि बेपरवाह, लापरवाह, और कैजुअली अनकंसर्न्ड, फाइन। एग्जाम्पल, ही वॉज टू कैविलियर अबाउट हिज एग्जाम प्रिपरेशन, वह अपने एग्जाम प्रिपरेशन की, मतलब परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत ही लापरवाह था। अगर हम एक जैसे बोलना चाहें कि अपनी सेहत के प्रति इतना लापरवाह मत रहो, अपने हेल्थ के लिए अपने इतना लापरवाह, तो कैसे हम यूज करेंगे, डोंट बी सो कैविलियर विथ योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट इज कोर्टली, COURTLY, कोर्टली एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है विनम्र, शिष्ट या सभ्य, एटिकेट्स वाला, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति का बिहेवियर जो होता है बहुत एटिकेट्स के साथ होता है, आदरपूर्ण, रिस्पेक्टफुल होता है, और शालीन, शांत, जनरली मतलब कि जैसे होता है ना बहुत एटिकेट्स होता है उस चीज में, उसके बिहेवियर में, तो वहां पर हम कोर्टली वर्ड का यूज करते हैं। पोलाइट होता है, रिफाइंड होता है, रिस्पेक्टफुल इन मैनर होता है, तो उसे हम बोलेंगे कोर्टली। जनरली ये वर्ड जो है ना मतलब कि बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत कम बार आया है, मतलब बहुत रेयर मैंने देखा है, लेकिन फिर भी ये वर्ड का ये अर्थ होता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, ही ग्रीटेड एवरीवन विथ अ कोर्टली स्माइल, ही ग्रीटेड एवरीवन विथ अ कोर्टली स्माइल, उसने सभी का स्वागत बहुत ही विनम्र मुस्कान, मतलब विनम्र स्माइल, बहुत शालीन स्माइल के साथ किया। इस तरह से हम इसको समझते हैं। अगला वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन का अर्थ होता है, पहले तो ये वर्ब है, कन्फाइन का अर्थ होता है सीमित करना या बंद रखना, सीमित करना या बंद रखना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कन्फाइनमेंट बोल देना तो वो वर्ब की जगह नाउन हो जाएगा। कन्फाइनमेंट भी आपने सुना होगा, उसका अर्थ होता है बंदी या सीमाबद्धता, मतलब सीमा की बद्धता हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे हम कन्फाइन देख रहे हैं, वर्ब है ये, सीमित करना या बंद रखना, टू लिमिट समथिंग और कीप समवन विद इन अ पर्टिकुलर प्लेस और बाउंड्री, तो हम उसे बोलेंगे ये कन्फाइन है, ठीक है, ये कन्फाइन है। तो जब किसी भी चीज को लेकर, वो चाहे व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, किसी तरह की एक्टिविटी हो सकती है, एक निश्चित एक बाउंड्री होती है या स्थान या दायरे में रोकना या बांध कर रखना किसी चीज को, तो हम उसको बोलते हैं कन्फाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कन्फाइन हिमसेल्फ टू बेड फॉर अ फ्यू डेज, डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक बिस्तर, बेड तक सीमित रहने की सलाह दी, मतलब कि बोला कि आप बेड पे ही रहिए, इधर उधर ना जाएं, ज्यादा दौड़ भाग ना करें, आराम कीजिए, इन शॉर्ट। नेक्स्ट वन इज as fit as fiddle, इट्स एन idiom और इसका अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत स्वस्थ, पूरी तरह तंदुरुस्त, तो हम उसे बोलते हैं he is as fit as fiddle।
मतलब कि बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ है, चुस्ती फुर्ती है, उसमें ऊर्जा से भरपूर है। तो वहाँ पर हम जब किसी व्यक्ति को ऐसा बोलना हो तो हम बोलते हैं कि एज फिट एज फिडल, completely healthy, active and full of energy. Example, even at 70 my grandfather is as fit as a fiddle. मतलब 70 साल का एज होने पर भी मेरे जो दादाजी हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। ठीक है। अगर हिंदी में वाक्य है, जैसे मान लो कि रेगुलर एक्सरसाइज के बाद वह हर सुबह खुद को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना इन इंग्लिश, आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज ही फील्स एज फिट एज फिडल एवरी मॉर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा आज का लास्ट ईडियम था। इस तरह से वोकैबुलरी सीखने के लिए, उसके यूजेस सीखने के लिए, कॉन्टेक्स्ट सीखने के लिए तो मेरे चैनल से बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको याद हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऐड हो ही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।